नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर जुड़ चुका हूँ मैं आपके लिए सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा के 70% जो पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न आने वाले हैं, तो उसके अंतर्गत हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार से संबंधित सारे नोट्स को हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। और यहाँ से बता दें आपको, एग्जाम में 2 प्रश्न पक्के पूछे जाते हैं, तो आप इसके पीडीएफ को सारा का सारा देख लीजिएगा लास्ट तक, जिससे आप 2 प्रश्न यहाँ पर उठा सके। 2 प्रश्न कम नहीं होता है और बहुत ही आसान तरीके से आपको हमने इसमें समझाया है। तो आप अवश्य यहाँ पर वर्ण विचार के अंतर्गत आने वाले सारे नोट्स को देख लीजिएगा। दोस्तों इसके बाद जो है अगला वीडियो जो हम आपको देने जाने वाले हैं, उसमें वर्ण विचार से संबंधित MCQ क्वेश्चंस ओनली फॉर होंगे, जिसमें आप देख करके अपनी तैयारी और भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बता दें कि यदि आपको NCERT का नोट्स PDF और हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर व्हाट्सएप के माध्यम से सारा वीडियो और सारा NCERT का नोट्स आपको जाते रहेगा, तो 100% सफलता पाने के लिए आप जो है यहाँ पर 250 रुपये मंथली फी दे करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये में आपको यहाँ पर 1 महीने तक सारा आपको जानकारी दिया जाता है, और उसके साथ साथ टोटल जो है NCERT का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का PDF और MCQ और साथ में वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये में प्रत्येक मंथ दिया जाता है। तो आपको जिस मंथ में जुड़ना हो उस मंथ में जुड़ करके आप अपनी तैयारी यहाँ पर अच्छे तरह से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ वर्ण विचार के अंतर्गत अब तक प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों आज हम आपको यहाँ पर वर्ण विचार के अंतर्गत उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को केवल लेकर के आए हुए हैं जो अब तक सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यानी आपको हम बता दें, चाहे आप आकलन परीक्षा, चाहे जेटेट परीक्षा या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से 2 प्रश्न आपका पक्का निकल करके आएगा। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा। और इसके बाद जो है इसका हम यहाँ पर आपको MCQ क्वेश्चन भी देंगे, जहाँ आप जा करके बनाएंगे और बनाने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का प्रश्न आता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर नोट्स देखते हैं कि क्या कुछ नोट्स में आपको दिया गया है जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है वर्ण। क्या लिखा हुआ है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी वर्ण का हो गया, यानी भाषा की वह छोटी ध्वनि जिसका टुकड़ा और उससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम यहाँ पर कह लेंगे दोस्तों वर्ण कहेंगे। तो ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न था कि भाषा की छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाते हैं? ये आपको याद रखना है, वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, यानी वर्णों को यदि हम एक क्रम से लिखते हैं तो उसको वर्ण न कह करके उसको हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर क कहें तो ये एक वर्ण है, लेकिन यदि हम क ख ग घ अंग करके लिखने लगे एक क्रम से, तो ये जो है आपका वर्णमाला के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है आपको, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, 2 अयोग्यवाह हैं, 33 व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन तथा 2 अन्य वर्ण होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अ आ हर्षई दीर्घई हर्षु दीर्घु री ए ऐ ओ औ, ये सभी स्वर हैं। ये सभी क्या है? आपका स्वर है। तो कभी कभी पूछता है कि स्वर के अंतर्गत कौन कौन आता है, इसमें कौन स्वर के अंतर्गत आता है, ये सब दिया हुआ रहेगा। कोई 3 जो है उसमें व्यंजन रहेगा और 1 स्वर के अंतर्गत रहेगा, तो उसको आपको पहचान लेना है। चलिए अगला यहाँ पर पूछता है कि अयोग्य वाह के अंतर्गत कौन कौन आता है? अयोग्य वाह के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो देखिए अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार और विसर्ग, यानी अंग और जिसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग अयोग्य वाह कहते हैं। ये भी प्रश्न आपका जो है पूछा गया है। ये प्रश्न आपका यूपी टेट, MP टेट, साथ में यहाँ पर CTET का भी ये प्रश्न है कि अयोग्य वाह के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो अंग और 2 ऐसे हैं जो यहाँ पर अयोग्य वाह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं व्यंजन। क्या है आपका दिया हुआ है? यहाँ पर व्यंजन दिया हुआ है। व्यंजन में देखिएगा क से लेकर के देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ह तक। कहाँ तक दिया हुआ है? ह तक। ये सभी व्यंजन है। ये सभी क्या है? व्यंजन है। अभी व्यंजन में अलग अलग प्रकार होता है, उसका हम आगे जिक्र करेंगे। आप यहाँ पर देखिएगा संयुक्त व्यंजन, ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। संयुक्त व्यंजन जो है ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है कि संयुक्त व्यंजन में कौन कौन आता है। तो देखिए छ कौन कौन आता है आपका? तो छ हो गया, त्र हो गया,
ज्ञ हो गया और सरा हो गया। छ, त्र, ज्ञ और सरा जो है ये सभी संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। छ, त्र, ज्ञ और सरा। तो ये बहुत बार आया हुआ कि इसमें कौन संयुक्त व्यंजन है। ये आपका यूपी टेट, एमपी टेट, साथ में यहाँ पर बंगाल टेट और सीजी टेट में भी पूछ दिया गया है कि इसमें कौन संयुक्त व्यंजन है। तो छ है, त्र है, ज्ञ है और सर है। ये सभी किसके अंतर्गत आता है, तो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। छ मतलब क हलंत और स, त्र का मतलब त हलंत और र, यानी पहला वाला जो अक्षर होगा उसमें हलंत लगेगा और दूसरा बार जो अक्षर जोड़ेंगे उसमें हलंत नहीं लगेगा। पूरा इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ज्ञ के अंतर्गत ज और य, स्र के अंतर्गत स्र और र होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए अन्य वर्ण में यहाँ पर अंग और ढ जिसको हम लोग कहते हैं। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है, 52 वर्ण यहाँ पर आते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है, 52 वर्ण है। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आगे। आगे आप देखिएगा वर्णों के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर, वर्णों के भेद। तो यहाँ पर देखिएगा उच्चारण एवं प्रयोग की दृष्टि से वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ण तथा व्यंजन वर्ण। तो ये भी प्रश्न आया हुआ था कि वर्णों के कितने भेद होते हैं। नीचे ऑप्शन में था 1, 2, 3 या 4। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ओके, अब देखिए स्वर्ण वर्ण किसको कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर्ण वर्ण कहते हैं। यानी उसका उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ता है, खुद ब खुद होता है, तो उसको हम लोग स्वर्ण वर्ण कहते हैं। और इसकी संख्या जो है 11 है। कभी कभी पूछता है कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है, तो उसकी संख्या 11 है। तो देख लीजिएगा अ, आ, कौन कौन, यहाँ पर देखिएगा इतने सारे जो दिए गए हैं ये सभी 11 है मिला करके, और ये सभी जो है यहाँ पर आपका स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिएगा स्वर के भेद। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। ठीक है, स्वर जो होते हैं उससे कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग देखिए यहाँ पर हर्ष स्वर। क्या कहते हैं, हर्ष स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, अ, हर्षई, हर्षु और री। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर क्या है आपका 4 को, इसको याद रखिएगा। तो पूछता है कभी कभी इनमें हर्ष स्वर कौन है। और दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से लगभग दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 7 है। ठीक है, तो देखिए आप क्या कीजिएगा, अ आ लिख लीजिएगा, अ आ हर्षई दीर्घई। अब क्या कीजिएगा, अ जो है आपका यहाँ पर आएगा हर्ष स्वर में, तो आ जो है वो आएगा दीर्घ स्वर में। ठीक है, अ आ हो गया। फिर उसी तरह से हर्षई जो होगा आपका ये आपका हर्ष स्वर में आएगा, तो दीर्घई जो है आपका वो दीर्घ स्वर में आएगा। तो इस तरह से अल्टरनेट जो होता है ये बनता है। इसको आप एक बार बना लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से इनकी संख्या कितनी है, 7 है। अब देखेंगे आगे, आगे देखेंगे प्लुत स्वर। क्या है, प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है उससे प्लुत स्वर कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो है आपका क्या आता है, तो ओम आता है। क्या आता है आपका, ओम। ओम जो है आपका एक प्लुत स्वर है। क्या है आपका, प्लुत स्वर है। तो देखिए अब यहाँ पर देख लीजिएगा जो प्रश्न आया हुआ है, पूछता है आपसे अयोग वाह। देखिए यहाँ पर आ गया अयोग वाह। अयोग वाह, वाह कौन होता है। यहाँ देखिए अंग जिसको हम लोग अनुस्वार, और अ जिसको हम लोग कहते हैं विसर्ग, और इसी को हम लोग कह लेते हैं अयोग वाह। ठीक है, ये अयोग वाह जो होते हैं न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर अंग यानी अनुस्वार कह लीजिए और अ जिसको विसर्ग कह लीजिए, ये सभी अयोग वाह के अंतर्गत आते हैं। अब देखिएगा अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक की सहायता से होता है और इसका चिन्ह जो है बिंदु के समान होता है। इसके वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जिसे पंख लिखिएगा तो ऊपर बिंदु, इसी को कहते हैं अनुस्वार। हंस तो उसी को अनुस्वार, कंस क के ऊपर बिंदु अनुस्वार, पंचम प के ऊपर बिंदु अनुस्वार। ठीक है, अब चलिए देखते हैं विसर्ग। इसका उच्चारण कंठ से ह के समान होता है। इसका चिन्ह डबल डॉट है और इसका प्रयोग वर्ण के अंत में होता है। जैसे अतः, प्रातः, प्रायः, स्वतः। इसका देखिए लास्ट में उच्चारण जो है ह के समान हो रहा था। जिसका लास्ट में उच्चारण ह के समान होता है उसको हम लोग यहाँ पर विसर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं अनुनासिक। अनुनासिक में कौन कौन आता है। अनुनासिक में देखिएगा, अनुनासिक के अंतर्गत है जिस वर्ण का उच्चारण नाक और मुंह से होता है उससे अनुशासिक कहते हैं। जिसका चिन्ह जो है
चंद्र बिंदु के समान होता है, यानी चंद्र हो गया और उसके अनुसार बिंदु, तो ये अनुनासिक हो गया। ये क्या हो गया आपका? अनुनासिक हो गया, यानी आँख, चांद, गांव, यहाँ वहाँ, ये ऊपर जो चिन्ह लगा हुआ है वो अनुनासिक का चिन्ह है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर व्यंजन क्या लिखा हुआ है। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल 39 व्यंजन है, जो नीचे आपको यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक है, तो इनका क्या होता है? स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होता, इनको उच्चारण करने के लिए किसका? तो स्वर का सहायता लेना पड़ता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन। जैसे क कहेंगे तो क प्लस अ के सेंस में आ रहा है ना, तो इसमें अ क्या है? स्वर है, यानी जिन व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, स्वर को लेना पड़ता है, उन्हें जो हम लोग कहते हैं व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे कवर के अंतर्गत क से लेकर अंग तक हो गया, चवर च से लेकर यहाँ तक हो गया, टवर ट से लेकर ल तक हो गया, तवर्ग न तक हो गया, त से पवर्ग जो हो गया भ तक हो गया, ये सभी व्यंजन है। ठीक है, ये व्यंजन कितने हुए तो आप देख रहे 5, 10, 15, 20, 25, 25 हुए ना। ये व्यंजन जो है 25, ये स्पर्श व्यंजन है। ये कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अंतस्थ वर्ण यानी य, र, ल, व, ये सभी अंतस्थ वर्ण यानी अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊष्म व्यंजन यानी तालव सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह, ये सभी व्यंजन जो है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिएगा संयुक्त व्यंजन, तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये सभी संयुक्त व्यंजन है और अन्य वर्ग में आता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार पूछने वाला अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त, तीनों को याद रख लीजिएगा आप लोग। तो आगे देखिए स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास, वायु और जीभ मुख से अलग अलग स्थानों को स्पर्श करते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है और क से लेकर म तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। देखिए क से लेकर के म तक का व्यंजन, ये सभी क्या कहलाएंगे आपका? तो स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। इनकी संख्या कितनी हो गई? तो 5, 10, 15, 20 और ये 25 हो गया। देखिए वही 25 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा अंतस्थ व्यंजन। जिन अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है? इन व्यंजन का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। इनके उच्चारण के समय जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह अलग करती है। इनकी संख्या 4 है, यानी य, र, ल और व, ये सभी अंतस्थ व्यंजन है। ये भी प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो य, र, ल, व जो है आपका कौन सा व्यंजन हो जाता है? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आ जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर ऊष्म व्यंजन, क्या कहा जा रहा है? ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजन के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर उष्मा उत्पन्न करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। देखिए तालव सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह, ये सभी जो है आपका क्या है? संयुक्त ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, क्या है आपका? ऊष्म व्यंजन है, क्योंकि उष्मा रगड़ खा करके निकलते हैं। तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वर्ण जो है ऊष्म व्यंजन का है जी? तो याद रखिएगा तालव सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह, ये सभी ऊष्म व्यंजन में आते हैं। अब देखिए संयुक्त व्यंजन, 2 या 2 से अधिक व्यंजन के मेल से बने व्यंजनों को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे छ देखिए क में हलंत और स, इससे मिलकर के छ बनता है। ठीक है, त्र में देखिएगा त में हलंत और र, ये त्र हो गया। ज्ञ में देखिएगा छ त्र ज्ञ में ज और या हो गया। ठीक है, और स्र में देखिएगा तो स और र हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन को क्या कहा जाए? अब तक 100 से ज़्यादा बार पूछ दिया गया, इसलिए छ क्या हो गया? छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये सब याद रखिएगा जी। ठीक है, ये सारे के प्रश्न सारे आपको परीक्षा में आने वाले हैं, तो ये आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई शक आपको नहीं है। आगे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये अल्प प्राण और महाप्राण, ये तो एग्जाम में एकदम पूछा ही जाता है। अल्प प्राण और महाप्राण, देखिए इसको जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, यानी वायु का बहुत कम जरूरी पड़ता है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक लगती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जी आप लिख लीजिएगा, जिसे लिखते हैं ना क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, तो क जो हो गया ये आपका हो गया अल्प प्राण, ख जो हो गया महाप्राण, ग जो हो गया अल्प प्राण, घ जो हो गया महाप्राण और अंग। तो इस तरह से इसको जो है यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं, एक को अल्प प्राण शुरू वाले को, बाद वाले को महाप्राण।
फिर उसके वाले को अल्पप्राण, फिर बाद वाले को महाप्राण और फिर बाद वाले को अल्पप्राण। इस तरह से सेलेक्ट हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, बात को आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर चुनते हैं। उसी तरह से क ख ग में होता है, उसी तरह से आ में होता है, सब में यही चलता है चुनने का तरीका। एक होता है अल्पप्राण तो एक होता है महाप्राण और इसी तरह से सेलेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब बात को आप लोग समझ गए होंगे। आइए वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद भी आता है जी। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके सीखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसमें स्वर मूल रूप से तब व्यंजन के नीचे हलंत लगता है जी। जैसे मनोज, मनोज में म है व्यंजन तो म के नीचे हलंत लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे न है तो न व्यंजन है उसके नीचे ये लगेगा। और स्वर जो है यहाँ पर देखिए म जोड़ अ, इस तरह से एक को इसमें स्वर चलते रहेगा साथ में। ठीक ना, तो मनोज में देखिएगा म में हलंत, फिर अ हो गया, फिर न में हलंत, फिर ओ हो गया, फिर ज में हलंत और फिर अ हो गया। ठीक है, इसी तरह से भारत, तब भ में हलंत, फिर आ हो गया, फिर र में हलंत, फिर अ हो गया, तब में हलंत और अ हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं। छोटे छोटे वर्णों में तोड़ देना जो है वर्ण विच्छेद कहलाता है। आप देखिए जी, वर्णों का उच्चारण स्थान एक नंबर यहाँ से पक्का। ठीक है, यानी अ, आ और क, ख, ग, घ, ङ, ट तथा विसर्ग, इनका उच्चारण कंठ से होता है, यानी उनका उच्चारण स्थान कंठ है। इसी तरह से हर्षई दीर्घई च, छ, ज, झ, म तथा स, ये तालव्य व्यंजन है, इनका तालु सुधारण होता है तो इनको तालव्य व्यंजन हम लोग कहते हैं। उसी तरह से ट, ठ, ड, ढ, री, र तथा व, यहाँ पर देख लीजिएगा ये मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है, इसको हम लोग मूर्धा कहते हैं। त, थ, द, ध, ल तथा स, ये दंत व्यंजन के अंतर्गत आता है, इसको लोग दंत कहते हैं। ठीक है, उ, प, फ, ब, भ, म, इसका ओष्ठ से होता है। क्या होता है? ओष्ठ से होता है, इसलिए इसको हम लोग ओष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर जो है आपका उच्चारण देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को आपको अलग से दिया जाएगा। टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन आप उसको एक बार बना लेंगे तो उससे आपके सारे न सारे प्रश्न यहाँ पर जो वर्ण विक्षेपण के अंतर्गत है, वर्ण विच्छेद के अंतर्गत, वो आपको यहाँ पर पूरा जो है वर्ण विचार का चैप्टर से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के बन जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।